नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल कर के मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूं प्रतियोगिता परीक्षाओं वगैरह के लिए भी, तो आपको समय पर उनकी सूचना प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक है सहायक संधि। तो आपने लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सुना होगा। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की प्रथा का प्रारंभ किया था। भारतवर्ष में ब्रिटिश टेरिटरीज जो थी या ब्रिटिश क्षेत्र जो थे उनको बढ़ाने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए बहुत ही चतुराई भरी एक नीति अपनाई गई थी, जिसे सहायक संधि कहा जाता था, सब्सिडियरी अलायंस कहा जाता था। तो इसके पहले कि हम सब्सिडियरी अलायंस के बारे में बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत हम वेलेस्ली के बारे में कर लेते हैं। मित्रों, लॉर्ड वेलेस्ली का जन्म 29 जून 1760 ईस्वी को हुआ था। इंग्लैंड में एक मीथ काउंटी थी, तो मीथ काउंटी में डैंगन कैसल था। कैसल मतलब जो महल होता है, तो डैंगन कैसल में उसका जन्म हुआ था, मीथ काउंटी में। और इसका पूरा नाम, जिसको हम मार्क्वेस ऑफ वेलेस्ली के नाम से जानते हैं, एक्चुअल में उसका पूरा नाम था रिचर्ड कोली वेलेस्ली। रिचर्ड कोली वेलेस्ली। तो रिचर्ड कोली वेलेस्ली गैरेट वेलेस्ली का बड़ा पुत्र था। गैरेट वेलेस्ली प्रथम अर्ल ऑफ मॉरिंगटन के पद पर नियुक्त था। अर्ल ऑफ मॉरिंगटन जो पहला नियुक्त किया गया था, तो वो उसका पिता था, गैरेट वेलेस्ली। और 1781 ईस्वी में उसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी गैरेट वेलेस्ली की मृत्यु हो गई। यानी उस समय वेलेस्ली, रिचर्ड कोली वेलेस्ली, जिसे हम मार्क्वेस ऑफ वेलेस्ली के नाम से जानते हैं, वो केवल 21 वर्ष का नौजवान था। उसकी माँ यद्यपि 1831 ईस्वी तक जीवित रही और उसने अपने पुत्र को फलते फूलते, प्रगति करते खूब अच्छी तरह से देखा। तो वेलेस्ली की शिक्षा दीक्षा हैरो में हुई, बाद में क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में उसकी शिक्षा हुई। हालांकि वो कोई डिग्री वगैरह लेने में कामयाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। पिता की मृत्यु के बाद उसे अर्ल ऑफ मॉरिंगटन के पद पे नियुक्त किया गया, जो कि द्वितीय अर्ल ऑफ मॉरिंगटन कहा जाता था। पिता उसका जो था वो प्रथम अर्ल ऑफ मॉरिंगटन था। 1781 ईस्वी में ही वो इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी चुना गया और वहाँ पे रहते हुए 1786 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी मेडन स्पीच दी, पहली स्पीच दी। और ये मेडन स्पीच जो थी वो कि भारत में जो हेस्टिंग्स की रोहिल्ला नीति थी उसके संदर्भ में वहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो उसने बड़ा ही जोशीला भाषण दिया। बाद में वेलेस्ली को जूनियर लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी नियुक्त किया गया। फिर उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह में भी उसकी नियुक्ति हुई और उसके बाद फिर उसे भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया। तो बहुत ही युवा अवस्था में, आप देखें 1760 में पैदा हुआ था और 1798 ईस्वी में उसे गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और मई 1798 ईस्वी में वो कलकत्ता पहुंचा और उस समय के गवर्नर जनरल सर जॉन शोर का वो उत्तराधिकारी बना। सर जॉन शोर से उसने अपना पदभार ग्रहण किया। और जब वह भारत आया, तो उसके भारत आने के बाद हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, तो उसके अंतर्गत काफ़ी इलाके आ चुके थे अब तक। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से जो एक ब्रिटिशर्स की जो प्रसारवादी विस्तारवादी नीति प्रारंभ हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी क्षेत्र आ गए थे। जैसे इसके अंतर्गत बॉम्बे भी आ जाता था, बंगाल तो इसके अंतर्गत था ही, मद्रास भी इसके अंतर्गत सम्मिलित था। उसके अलावा बीच में बहुत सारे देशी राज्य थे, बहुत सारे देशी नरेश थे जो कि आपस में लड़ा करते थे। तो वेलेस्ली ने जो है इसका फ़ायदा उठाना
चाहा। वेलेस्ली ये चाहता था कि ये जो देसी नरेश वगैरह हैं, ये देसी नरेश जो है वो उनसे वो फ़ायदा उठा ले, उनकी लड़ाई झगड़े का फ़ायदा उठा ले। तो इसलिए उसने उसके दिमाग में सहायक संधि नामक प्रथा जो है वो आई, और सहायक संधि प्रथा के माध्यम से उसने उन राज्यों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो सहायक संधि प्रथा एक्चुअल में वैसे तो वेलेस्ली से जुड़ी हुई है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। सहायक संधि प्रथा जो है, सहायक संधि प्रथा के बारे में ये कुछ इतिहासकारों ने ये कहा है कि इसके पहले भी जो सब्सिडियरी अलायंस था, वो सब्सिडियरी अलायंस था किसी न किसी रूप में। जैसे कि ये कहा जाता है कि वेलेस्ली के आने के पहले मराठों ने जो एक प्रथा चलाई थी चौथ वगैरह वसूलने की, तो उससे इसकी तुलना की जाती है। और जो मराठा जो चौथ वसूल करते थे, उसके बदले में वो उन राज्यों को अपने अधीन मानते थे, उनकी रक्षा वगैरह की बात वो किया करते थे। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि सिखों ने भी एक परंपरा चलाई थी जो है, जो राखी सिस्टम था। राखी सिस्टम में भी था जब मुग़ल लेटर मुग़ल्स वगैरह के ज़माने में हम ये देखते हैं कि जब सिखों को संरक्षण वगैरह की ज़रूरत पड़ी, तो जो सिख शासक थे वो कुछ उनसे कर वगैरह वसूल करके राखी सिस्टम के नाम से उनकी रक्षा का वचन देते थे। तो इस तरह से ये कोई नई बात नहीं थी। हम ये देखते हैं कि इसी तरह से आगे भी अगर आप देखें तो सहायक संधि प्रथा जो थी, अवध में भी इस तरह से अवध की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था इसके पहले के जो गवर्नर जनरल वगैरह थे उनके द्वारा, और वहाँ पे एक निश्चित धनराशि के बदले एक सेना अवध राज्य की सहायता के लिए दी गई थी। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि और भी, अब जैसे अगर आप देखें तो निज़ाम के साथ भी इस तरह की संधि हुई थी। निज़ाम के साथ भी हम ये देखते हैं, हैदराबाद का जो निज़ाम था, तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी इस तरह की संधि हुई थी, उसकी सहायता की बात कही गई थी। तो ये इस तरह की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वेलेस्ली की नीति से इसकी तुलना करना इन सब बातों की, जैसे कि मराठों के चौथ वसूलने की तुलना करना या निज़ाम की सहायता करना या अवध की सहायता करना, वो भी एक प्रयोग थे, लेकिन वो अलग तरह के प्रयोग थे। उनमें कोई अस्थाई सेना नहीं रखी जाती थी, उस सेना का खर्च नहीं लिया जाता था इनसे। तो इसलिए जो है इसकी तुलना सहायक संधि से करना वो ठीक नहीं है। अब इसी तरह से तो जजिया कर के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसे जो मुग़ल लोग जो थे या उसके पहले दिल्ली सल्तनत के शासक थे, मुस्लिम शासक, कुछ मुस्लिम शासक जो है जजिया कर लगाते थे। तो जजिया कर में भी वो यही कहते थे कि हम चूँकि आप हमारे राज्य में रहते हैं तो आपकी सुरक्षा के नाम पे हम आपसे ये कर ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये तुलना ठीक नहीं है मित्रों। तो अगर हम ये देखें कि अंग्रेज या हम कह लें वेलेस्ली ने जो सहायक संधि प्रथा बनाई, तो सहायक संधि प्रथा में क्या होता था कि जो ब्रिटिश फोर्सेस होती थी या ब्रिटिश सेनाएं होती थी, वो मित्र राज्य के खर्चे पर अस्थायी रूप से उस राज्य में तैनात रहती थी जो राज्य सहायक संधि स्वीकार करता था, और कभी भी उनका उपयोग किया जा सकता था। और मित्र राज्य के अपने क्षेत्र में ही नहीं, ये बाहर के क्षेत्रों में भी इनका उपयोग कर लेते थे। उदाहरण के लिए फरवरी 1804 में आप देखें तो सिंधिया के साथ की गई जो अल्पकालिक संधि थी, तो सहायक संधि का ये एक बहुत ही असामान्य रूप था। उसके अलावा आप देखें कि सुरक्षित राज्य न केवल अस्थायी रूप से उस सेना का खर्च वहन करता था, वरन सेना मित्र राज्य की सीमाओं के भीतर विद्यमान रहती थी। उदाहरण के लिए 1798 में हैदराबाद के साथ हुई संधि, जो अभी मैं निज़ाम की बात कर रहा था, तो सेना न केवल अस्थायी रूप से तैनात रहती थी और मित्र राज्य की सीमाओं के भीतर रहती थी, वरन
एक बात ये भी खास बात ये है कि उसके खर्चे के लिए जो ये राज्य थे, जिन राज्यों को सुरक्षा दी जाती थी, तो वो उसके खर्चे के लिए धन देते थे। और खर्चे के लिए सुरक्षित राज्य कोई वार्षिक रकम इत्यादि नहीं पेमेंट करते थे, बल्कि अपने राज्य का एक क्षेत्र वो उनको सौंप देते थे ब्रिटिशर्स को। वहाँ से जो रेवेन्यू वगैरह आता था उससे उन सेनाओं का खर्च निकलता था। तो उसमें अक्सर क्या होता था कि जो बहुत अच्छे क्षेत्र होते थे वही क्षेत्र वो लोग लेते थे। तो इस तरह से सहायक संधि का यह रूप धीरे धीरे विकसित होता गया। और आप देखें कि धीरे धीरे बहुत सारे राज्य जो थे वो सहायक संधि के अधीन आते चले गए। तो सहायक संधि की जो अन्य सामान्य विशेषताएं थी, वो अन्य सामान्य विशेषताएं ये थी कि एक अंग्रेज रेजिडेंट भारतीय जो नरेश सहायक संधि स्वीकार करता था उसके दरबार में रखा जाता था, जो कि उनके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखता था। भारतीय नरेशों के अन्य राज्यों के साथ जो कूटनीतिक संबंध होते थे उन पर वो रेजिडेंट नियंत्रण रखता था। बिना उसकी इजाज़त के वो कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं लिख सकते थे किसी को। कोई भी पत्र वगैरह आता था, करस्पॉन्डेंस आता था, तो अंग्रेज रेजिडेंट के सामने से गुजरता था। किसी भी यूरोपीय नागरिक को, अंग्रेज़ों के अलावा किसी भी यूरोपीय नागरिक को ये राज्य जो है वो बिना रेजिडेंट की अनुमति के, या कह लीजिए कि बिना ब्रिटिश प्रशासन की अनुमति के वो नियुक्ति नहीं कर सकते थे। इस तरह से अंग्रेज सरकार का जो है भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यावहारिक रूप में वो देशी राज्य जो सहायक संधि स्वीकार कर लेता था तो उसके आंतरिक मामलों में पूरी तरह से ये हस्तक्षेप करते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कई बातें आपके समझ में आ गई कि एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ता था, एक सेना रखनी पड़ती थी उनको, जो उनकी सुरक्षा के नाम पे होती थी, लेकिन उस सेना का खर्च वही देते थे। उसके लिए वो अपने एक क्षेत्र दे दिया करते थे जिसके रेवेन्यू से सेना का खर्चा चलता था। तो अब कुल मिला करके अगर देखा जाए तो ये सहायक संधि जो थी वो उनके पक्ष में नहीं थी, देशी राज्यों के पक्ष में नहीं थी, ये केवल अंग्रेजों के पक्ष में ही थी। अब जैसे पी रॉबर्ट्स है वो ये लिखता है कि ऊपर से देखने में यह उपाय भारतीय नरेशों की सुरक्षा का सीधा और सरल उपाय दिखाई देता था, लेकिन वास्तविक रूप में वह अंग्रेजी सर्वोच्चता की और अंग्रेजी घुसपैठ का एक तरीका था। इससे जो है जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश शक्ति थी, वो धीरे धीरे भारत में बढ़ती गई। तो यह पद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई और इसका लाभ जो था वो एक पक्षीय था। भारतीय नरेशों और भारतीय राज्यों को इससे बहुत हानि हुई। इस पद्धति से अंग्रेजी कंपनी ने जो उनकी सामरिक सीमा थी उसको अपनी राजनीतिक सीमा से काफ़ी आगे बढ़ा लिया। उदाहरण के लिए 1765 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक उत्तरी भारत में अंग्रेजों की जो राजनीतिक सीमा थी वो बिहार तक विस्तृत थी, किंतु सैनिक सीमा अवध और रुहेलखंड तक फैल गई। तो अर्थात कंपनी की सैनिक सीमा इसके मित्रों की राजनीतिक सीमा तक बढ़ गई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए ये सहायक संधि जो थी वो बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुई साथियों। तो बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे आप देखिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने एक तरह से काफ़ी जो उनके शत्रु थे उन्हें अपने शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण करने में इस प्रथा से बहुत सहायता मिली, क्योंकि अब उनके पास एक ऐसी सेना रहती थी जिस सेना का खर्च भी उन्हें नहीं देना होता था। उस सेना का खर्च जो है वो देशी राज्य वहन करते थे। और जो मिलिट्री फ्रंटियर्स थे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो सैनिक सीमाएं थी उनकी जो है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। उसके अलावा इस सिस्टम के द्वारा जो है और भी बहुत सारे
उनको लाभ हुए, उनको व्यापार वाणिज्य वगैरह का प्रचार प्रसार करने में भी जो है काफ़ी मदद मिली। और व्यापार वाणिज्य के प्रसार प्रसार वो देशी राज्यों में भी करते थे जैसे चाहते थे। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे उन राज्यों में उनको हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और फिर वो कई तरह की मनमानी किया करते थे। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो ब्रिटिश सत्ता जो थी उसको एक संधि का जो सबसे बड़ा लाभ था, और सबसे बड़ा लाभ यही था जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि बिना कोई खर्चा किए, बिना 1 टका खर्चा किए जो है वो कहीं भी युद्ध कर सकते थे और बड़ी से बड़ी सेनाओं को मेंटेन कर सकते थे। और ये सेनाएं जो है वो किसी भी सामरिक अभियान में भाग लेने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कंपनी के सैनिक उसके मित्रों के राजनीतिक सीमाओं के अंदर ही नहीं रखे गए थे, बल्कि कंपनी की सेनाओं का व्यय भार भी काफ़ी कुछ हद तक जो है वो उनके ऊपर डाल दिया गया था। वेलेस्ली ने लिखा कि 22,000 की संख्या वाली जो सेना थी उसकी आर्थिक स्थिति पर, वो कंपनी की आर्थिक स्थिति पर बिना कोई प्रभाव डाले उसे 22,000 सैनिक जो है किसी भी राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजे जा सकते थे। यानी 22,000 स्ट्रेंथ वाली सेना जो है बिना एक धेला खर्च किए वो किसी भी राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए भेज सकता था। तो अंग्रेजी सेना को राज्यों में रखने से अंग्रेज उस राज्य की जो सैनिक शक्ति थी उसको भी दुर्बल बना देना चाहते थे, और जिसमें उनको पूर्ण सफलता मिली। जो देशी नरेश थे वो पूरी तरह से वो अंग्रेजों के ऊपर ही आश्रित हो गए। वेलेस्ली ने जो है वो स्वयं ही दावा किया था कि इस प्रणाली ने ब्रिटिश सत्ता को ये मौका दिया कि महत्वाकांक्षा और हिंसा की उस आकुल भावना पर सामान्य नियंत्रण रखकर भारत में शांति और सुरक्षा बनाए रखें। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वेलेस्ली स्वयं कई जगहों पे ये स्वीकार करता है, वो लिखता है जो है कई जगह जो है उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने इस पद्धति के द्वारा जो है वो ब्रिटिशर्स की जो राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा किया। इस संधि के द्वारा भारत में जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी जो थे वो दूसरी प्रभावशाली ताकत थी भारत में उस समय। तो इस संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को भी कम किया गया, क्योंकि आप देखिए अभी मैंने बताया था आपको कि एक शर्त ये भी होती थी सहायक संधि स्वीकार करने वाले देशी नरेशों के सामने कि वो किसी दूसरे यूरोपियन को बिना अंग्रेजों से पूछे, बिना अंग्रेज रेजिडेंट की सहायता लिए अपने राज्य में नियुक्त नहीं कर सकते थे। तो इस संधि के द्वारा, इस सहायक संधि के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को भी कम किया गया और वो अब देशी राज्यों में या कह लीजिए अंग्रेजों के मित्र राज्यों में कहीं भी नियुक्त नहीं किए जा सकते थे। अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने उनको एक दूसरे से पृथक क्योंकि न वो अंग्रेजों से पूछे बिना आपस में पत्राचार कर सकते थे, न आपस में कोई बातचीत कर सकते थे, न आपस में कोई संधि वगैरह कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने देशी राज्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया, यानी कि उनमें जो है कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हो सकते थे, उनमें किसी तरह की मित्रता इत्यादि नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से उसने एक तीर से कई शिकार किए, यानी कि भारत को, भारतीय राज्यों को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। तो और उनकी सुरक्षा का भार ले करके तो इस तरह से जो है भारतीय राज्यों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया। तो इस प्रणाली से
ऐसा नहीं था कि बहुत सारे फायदे ही थे। इस प्रणाली से काफ़ी हानियां भी थी। हानियां तो ज़्यादातर जो थी वो किसको थी? हानियां जो है वो देशी नरेशों को थी, क्योंकि भारतीय नरेशों से जो सेना रखने के नाम पर जो खर्च मांगा गया वह कई बार उनकी जो राजस्व राशि होती थी उससे अधिक होती थी। यानी जितनी उनकी आमदनी नहीं होती थी उससे ज़्यादा उन देशी राज्यों का खर्चा बढ़ गया था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्वीकार किया था कि कर्नाटक के नवाब से जो अर्थदान लिया गया वह उनके राज्य से जो राजस्व प्राप्त हो सकता था उसके अनुपात में इतना अधिक था कि लगभग उसे वसूल करना असंभव था। तो फलस्वरूप भारतीय राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी वो निरंतर खराब होती चली गई मित्रों, निरंतर बिगड़ती चली गई। सहायक सेना के माध्यम से अंग्रेज किसी भी भारतीय राज्य के प्रशासन को अकुशल घोषित कर देते थे और अकुशल घोषित करके उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ लेते थे। तो इस प्रणाली की प्रवृत्ति सुरक्षित राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की थी। हस्तक्षेप करने की शुरुआत हो गई थी इन राज्यों के आंतरिक मामलों में। तो वेलेस्ली ने इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि बहुत सारे, अब जैसे उन राज्यों के प्रशासन का एक तरह से अंत कर दिया, उन पर पूरा नियंत्रण कर लिया, उनकी युद्ध वगैरह करने की जो संधि वगैरह करने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, उसका अंत कर दिया। और उसने जो है एक तरह से हर चीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये राज्य जो कि कभी शक्तिशाली होने का दम भरते थे, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी उपाधियां अपने साथ लगाते थे, अब वो एकदम पतन के कगार पे आ गए थे। प्रत्येक राज्य में अब न कोई उत्साह रह गया था, न परिश्रम का अवसर रह गया था। प्रजा वहाँ की जो थी वो एकदम पीड़ित थी, क्योंकि प्रजा की उन्नति के लिए कोई अवसर नहीं रह गया था। अब ब्रिटिशर्स की जो सेनाएं थी वो अपनी अलग सेनाएं होती थी, उसमें अब जैसे देशी नरेशों की जो सेना होती थी तो उसमें बहुत सारे लोग सेना में भर्ती हो जाते थे। तो इस तरह से सेना में भर्ती होकर के अपना कुछ कमाई वगैरह करते थे, उनकी आमदनी वगैरह होती थी, तो वो सब भी अब बंद हो गया। और तो इस तरह से भारतीय नरेश जो थे वो पूरी तरह से उनके गुलाम हो गए। अब कुछ भी हो रहा है, अगर मान लीजिए कहीं दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, आंतरिक विद्रोह हो रहा है, कोई बाहर की शक्ति जो है उनके ऊपर नज़र गड़ाए है, तो ये सारी जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास आ गई थी। यानी वो अपने दिमाग से कुछ भी नहीं कर सकते थे। और इस तरह से धीरे धीरे इस प्रथा ने जो देशी नरेश थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थी, उनको अकर्मण्य बना दिया, उनको अक्षम बना दिया, उनको अकुशल बना दिया और उनके राज्य को पिछड़ा बना दिया। अंत में मैं मनरो को यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। मनरो ने लिखा है कि राज्य की स्वतंत्रता, यानी जो देशी नरेश थे उनके राज्य की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र और उन सब गुणों का मूल्य चुकाकर ही खरीदी गई जो किसी जाति को सामान्य बना देते हैं। यानी कि भारी कीमत देनी पड़ी इन राज्यों को। तो इन राज्यों के निवासी अब केवल इसी बात की आकांक्षा कर सकते थे कि शायद कभी परिस्थितियां बदलें तो उनकी स्थिति अच्छी हो, वरना वो पशुवत जीवन बिताने के लिए एक तरह से अभिशप्त हो गए थे। शायद ही किसी भी विजय अभियान में, मतलब इस तरह का आपको उदाहरण मिलेगा, दृष्टांत मिलेगा कि अपने देश के शासन से ही देशवासियों को पूरी तरह से अलग कर दिया जाए, अलग रख दिया जाए, जैसे कि ब्रिटेन के अधीन भारत में हुआ इस सहायक संधि प्रथा के मामले में अगर आप देखें तो मनरो जो है वो इस सहायक संधि के परिणामों के बारे में लिखता है कि जहाँ भी इस सहायक संधि या सहायक मैत्री प्रणाली को लागू किया गया, यदि वहाँ का शासक असाधारण योग्यता संपन्न न हो तो शीघ्र ही इस प्रणाली के दुखद परिणाम जो है उस शासक को और उस शासक के
जो जनता थी उनको भोगना पड़ता था। तो सहायक संधि प्रथा जो थी वो एक तरह से देखा जाए वो भारतीय राज्यों की कमजोरी को प्रकट करती है, भारतीय राज्यों की असहायता को प्रकट करती है। सैनिक दृष्टि से भी ये प्रथा जो है अनुपयोगी सिद्ध हुई। इस प्रणाली को जहाँ कहीं भी लागू किया गया वहाँ आप देखिए कि वहाँ की जो जनता थी वो एकदम परेशान रही। और आगे चल कर के आप ये देखते हैं वहाँ की जनता को विद्रोह करने का अधिकार नहीं था। वहाँ की जनता जो है वो कोई आंतरिक विद्रोह नहीं कर सकती थी। वहाँ की जनता अपनी बात अपने शासक के सामने नहीं रख सकती थी। अगर रखती भी थी तो उसका शासक जो है वो एकदम मजबूर था। तो इस तरह से अगर कुल मिला करके देखा जाए तो जो ये सहायक संधि की प्रथा थी वो भारतीयों के लिए, भारतीय देशी नरेशों के लिए जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध हुई। यद्यपि अंग्रेज बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो ये कहते थे कि नहीं हम आपके आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं हो पाता था। तो जहाँ कहीं भी इस नीति को लागू किया, देर सवेर वो राज्य जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अधीन हो गया। और आगे चल करके आप ये देखते हैं कि ढेर सारे जो 550 से ज़्यादा जो प्रिंसले स्टेट्स थी वो किस तरह से जब भारत को आज़ादी मिली तो उनको भारत में मिलाने में कितनी समस्याएं आई, कितनी कठिनाइयाँ आई, आप देख सकते हैं। वहाँ के राज्यों के जो निवासी थे, वहाँ के राज्यों के निवासी बेचारे जो है वो बहुत मशक्क़त करके राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। पहले जवाहरलाल नेहरू वगैरह जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन में उनको मना कर देते थे कि इस राष्ट्रीय आंदोलन से वो नहीं जुड़ सकते। फिर बाद में एक ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वगैरह बनी, फिर उसके माध्यम से वो लोग जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। तो इसका लंबा इतिहास है जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि सहायक संधि प्रथा के नफ़ा नुकसान जो भी थे उसको समझाने में मैं सफल हुआ हूँ। अगर सफल हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।